तो जियोटेक में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में आपकी रेजिडुअल सॉइल होती है। रेजिडुअल सॉइल को दूसरे शब्दों में सेडेंटरी सॉइल कहते हैं। एग्जांपल क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसी तरह एक विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल है एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, सैंड ड्यून्स, लोएस। फिर हमारी वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, मतलब जो पानी के कारण ट्रांसपोर्ट हो। तो इसमें आपकी तीन तरह की हो जाएंगी। एक तो लेक्स के कारण जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो, उसको लैकेस्ट्रीन सॉइल। फिर रिवर बेड में जो रनिंग वाटर के कारण जो हो, तो रिवर वाली को कहते हैं एलुवियल सॉइल। फिर उसके बाद सी में जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको मैरीन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्लेशियर के कारण जो होती है उसको बोलते हैं एरेटिक सॉइल। फिर इसका एग्जांपल हो जाता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल। फिर आता है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी कोलू का बेल, दैट इज़ कोलोवियल सॉइल। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है हमारा टैलस। फिर ऑर्गेनिक सॉइल को हम क्यूमुलोस सॉइल भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल पीट, मक, ह्यूमस। पीट पी फॉर पार्शली, लेकिन ये पार्शली नहीं, फुल्ली डिकम्पोज्ड सॉइल होती है, मक छोड़ देते हैं। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस पार्टली डिकम्पोज्ड होता है। तो पीट अगर फुल्ली है तो ह्यूमस पार्टली डिकम्पोज सॉइल हो जाएगा। फिर अगला है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में एक मिनरल होता है जिसको माउंट मोरेल्लोनाइट बोलते हैं। इस नाम का एक क्ले मिनरल होता है। लोम इज इक्वल टू सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले, मतलब इसमें तीन सॉइल की लेयर्स होती हैं। वॉर्ड क्ले में ऑल्टरनेट लेयर होती है सिल्ट और क्ले की। फिर क्ले हो गया हमारा। क्ले में हमारी क्या लगती है, सरफेस फोर्स लगती है। अब इसके बाद इंडिया के डिफरेंट पार्ट के बेसिस पे देख लेते हैं। तो इंडिया में सबसे ऊपर टॉप पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमालय है, तो कोलूवियल सॉइल। सॉरी, हिमाचल प्रदेश के ऊपर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में खूब बर्फबारी होती है तो वहाँ पे ग्लेशियल सॉइल पाई जाती है। फिर इसके नीचे अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो राजस्थान आएगा। राजस्थान में क्या है, आपके सैंड ड्यून्स। ठीक है, दैट इज़ विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एओलियन सॉइल बोलते हैं। राइट में देखोगे तो यूपी है। यूपी में गंगा बहती है तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रिवर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी एलुवियल सॉइल। फिर राजस्थान तक पहुँच गए थे। राजस्थान के नीचे आओगे आप तो आपकी क्या आएगी, सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर जिसको कहते हैं। तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। लेक यानी लैकेस्ट्रीन सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद उसके नीचे अगर आप देखोगे तो मुंबई आता है। मुंबई में मरीना बीच है तो वहाँ पे मैरीन सॉइल मिलती है। फिर उसके बाद अगर ये लाइनिंग देखोगे बाहर बाहर की तो ये लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। इंडिया के सेंटर में आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। फिर इंडिया में दो आइलैंड हैं, एक लक्षद्वीप, एक अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में फिशेस पाई जाती हैं, फिश माल होती हैं, इसलिए मार्ल सॉइल। राइट साइड में अंडमान निकोबार होता है। अंडमान निकोबार में वायलेंट वॉल्केनो पाए जाते हैं जिनके कारण ऐश निकलती है, तो उसको बेंटोनाइट क्ले कहते हैं। फिर हमारी बेंटोनाइट क्ले, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल में आपका माउंट मोरिल्लोनाइट होता है, वैसे बेंटोनाइट क्ले में माउंट मोरिल्लोनाइट होता है। कहाँ से आता है, वॉल्केनिक ऐश के कारण, अंडमान निकोबार होता है। फिर वॉल्केनो से रिलेटेड एक और सॉइल होती है जिसको कि बोलते हैं टफ। ठीक है, मार्ल सॉइल आपको बताई दी, फिश बोन से और लक्षद्वीप में मिलती है। तो ये पहला चैप्टर खत्म, सॉइल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर सॉइल से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस और रिलेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं सॉइल में, हमारे पास क्या होंगे, कुछ वॉल्यूम रिलेशन होंगे, वेट रिलेशन होंगे, वेट बाय वॉल्यूम रिलेशन होंगे, दैट इज़ गामा। फिर गामा रिलेशन होंगे। फिर ये जितने रिलेशन हैं ये आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंटली हम इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर सकते होंगे, तो वो देखते हैं हम। तो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला आता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी ज़ीरो नहीं हो सकता सॉइल में, इसलिए वॉइड रेशियो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा। अब फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड रेशियो किसका ज़्यादा होता है। सपोज एक पूरा पत्थर है, उसको आपने तोड़ दिया तो अब वॉइड बढ़ गया ना, और ये पत्थर फाइन बन गया, तो इसलिए फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड रेशियो कोर्स ग्रेन सॉइल से ज़्यादा होता है। फिर चाहे सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड हो, फुल्ली सैचुरेटेड हो या ड्राई हो, तीनों में वॉल्यूम सेम होता है। मतलब ई रिमेन्स कॉन्स्टेंट अप टिल सॉइल बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड, बट आफ्टर दैट ई ऑल्सो इंक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ वाटर। सॉइल का वॉइड रेशियो तब तक कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक कि सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं हो जाती। तो ड्राई, पार्शियली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड, अभी तो वॉइड रेशियो कांस्टेंट होगा। अब सैचुरेशन के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी पानी डाला तो सॉइल का वॉइड रेशियो बदल जाएगा। अब एक क्यूबिकल पैकिंग है, एक डायगोनल पैकिंग है। क्यूबिकल पैकिंग में वॉइड्स ज़्यादा तो वॉइड रेशियो ज़्यादा, 0.91। डायगोनल पैकिंग में वॉइड्स कम तो वॉइड रेशियो कम, 0.35। वॉइड रेशियो के बाद नेक्स्ट आती है पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी परसेंटेज ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज निकालते हैं हमेशा टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़ीरो नहीं हो सकता तो n ज़ीरो से बड़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता वरना पूरा खाली हो जाएगा, सॉइल कहाँ गई, तो n 100 से कम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़ीरो नहीं हो सकता इसलिए n नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब n नॉट इक्वल टू 100।
फिर एन और ई के बीच में रिलेशन, एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1+E। अब क्वेश्चन में जब भी पोरोसिटी पूछते हैं ना तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप वॉइड रेशियो निकाल लो। क्यों? क्योंकि वॉइड रेशियो को निकालना आसान है और उससे एन को निकालना आसान है। तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1+E, और इसी को चेंज करोगे तो ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 - n। अच्छा, अब ये तो वॉइड हो गया। अब वॉइड के अंदर कितना पानी है, ठीक है, वॉइड में कितना पानी है उसको डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड में कितना पानी है इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकती है। पूरे वॉइड में पानी भरा हो सकता है, इसलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 भी हो सकता है। 0 से 100 तक होगी इसकी वैल्यू। अगर सॉइल ड्राई है यानी उसमें पानी है नहीं, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0। अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है यानी वाटर पूरे वॉइड में यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, तो S1 होता है सैचुरेटेड सॉइल के लिए, गामा सैट। फिर अगर वॉइड में हवा भरी हो तो एयर कंटेंट, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ देयर इन वॉइड्स, वॉइड्स में कितनी हवा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और इसमें कितनी हवा है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर कंटेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है जब वॉइड में सिर्फ पानी भरा हो, तो इसलिए एयर कंटेंट 0 हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब पूरे के पूरे वॉइड में सिर्फ हवा ही भरी हो, तो एयर कंटेंट 1 के बराबर भी हो सकता है। अब एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये इन दोनों का सम 1 होता है या बोला जाए 100% होता है, क्योंकि ये हवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पानी को, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वॉइड आ जाएगा। तो वही, अगर आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है तो एयर कंटेंट निकाल सकते हो, एयर कंटेंट दिया है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अगली चीज़ क्या है आपकी, AC अगर 0 होगा, AC 0 यानी हवा 0 है, तो यानी वॉइड में पानी भरा होगा यानी सैचुरेटेड सॉइल। AC 1 है यानी वॉइड में सिर्फ हवा भरी हुई है यानी ड्राई सॉइल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम परसेंटेज एयर वॉइड्स में। तो अगेन जहाँ पे भी परसेंट आया मतलब टोटल के रिस्पेक्ट में, तो परसेंटेज एयर वॉइड्स मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है अगर सॉइल में पूरा पानी भरा हो, तो Na भी 0 हो सकता है। अब जो एयर का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता, राइट, तो Na आपका n से कम होगा। अब Na इज इक्वल टू n इंटू AC, ये एयर कंटेंट और परसेंटेज वॉइड के बीच में रिलेशन हो गया। Na 0 कब होता है, सैचुरेटेड, Na n के बराबर कब होता है, ड्राई सॉइल के केस में। अगली चीज़ क्या हो गई, वेट डेफिनेशन। वेट डेफिनेशन यानी वेट बाई वेट रेशियो, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड है ना, तो ऐसा हो सकता है कि पानी का वेट जो है वो सॉलिड के वेट से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वाटर कंटेंट, और पानी का वेट 0 भी हो सकता है, तो यानी वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है, और पानी का वेट सॉलिड से ज़्यादा हो सकता है यानी वाटर कंटेंट 100 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। अब वॉल्यूम वॉल्यूम वेट वेट रिलेशन हो गया। अब वेट बाई वॉल्यूम रिलेशन यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, गामा, गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बल्क यूनिट वेट या फिर मॉइस्ट यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। मॉइस्ट यूनिट वेट यानी सॉइल पार्शली सैचुरेटेड है, तो इसके केस में गामा इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वेट कितना होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो 0 होता है। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैट, गामा सैट इज वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगली चीज़ क्या हो गई, गामा डी। गामा डी इज इक्वल टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल ना, दैट इज़ वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो गामा डी क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया, यहाँ से ये पता चल गया। गामा डी का मतलब ये नहीं है कि सॉइल ड्राई कंडीशन में है, गामा डी का ये मतलब है जस्ट कि हमने जो वेट कंसिडर किया है वो सिर्फ और सिर्फ कंसिडर, टोटल वेट में से हमने सिर्फ सॉलिड का वेट कंसिडर किया है। अगला हो गया सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो आपकी सॉइल क्या है, अगर वो पानी के अंदर दबी हुई है, जैसे रिवर में होता है कि पानी ऊपर होता है और नीचे मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड सॉइल। तो सबमर्ज्ड सॉइल होती है गामा सब इज इक्वल टू गामा डैश, गामा सैट, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। ये कितना हो जाता है, G-1 अपॉन 1 + E इंटू गामा डब्ल्यू के बराबर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आया है ये। फिर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, गामा एस। ये पूरा सॉलिड और सॉलिड पे ही डिपेंड करेगा, दैट इज़ वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब क्योंकि सॉइल में कभी सॉलिड का ना तो वेट चेंज होता है ना वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए गामा सॉलिड जो होता है सॉइल का वो कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि WS और VS कांस्टेंट है। यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर आप सारे गामा में रिलेशन देखोगे तो सबसे बड़ा होता है गामा सॉलिड, उससे छोटा गामा सैट, उससे छोटा गामा बल्क, बल्क यूनिट वेट या मॉइस्ट यूनिट वेट, उससे छोटा गामा डी और सबसे छोटा गामा डैश यानी गामा सबमर्ज्ड। कुछ वैल्यूज़ हमको याद रखनी होती हैं।
जैसे सीमेंट की डेंसिटी 1440 kg/m³ और सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15। गामा ऑफ वाटर क्या होता है? गामा यानी वेट बाई वॉल्यूम, यानी 9.81 इंटू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर cc या 1 टन पर मीटर क्यूब, या फिर 1 टन में 1000 किलो 1000 kg/m³। पानी के लिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml पानी। और फिर क्या होता है, 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 टन में 1000 किलो, 1 कुंटल में 100 किलो। तो ये कुछ यूनिट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं आपकी दूसरी डेफिनेशंस। तो दूसरी डेफिनेशंस क्या है? वेट बाई वेट हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, वेट बाई वॉल्यूम यानी गामा हो गया। अब गामा बाई गामा यानी जी। तो अदर डेफिनेशन में सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, जी। जी को बोलते हैं गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा एस आपको पता है सॉलिड्स हैं तो कांस्टेंट होगा, तो यानी जी इंटू गामा डब्ल्यू कांस्टेंट होगा, यानी जी इंटू गामा डब्ल्यू एट एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो जी जो होता है ये सॉइल के लिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.6 से 2.8 तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम क्या होता है? गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। अब ये गामा क्या होता है? पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए गामा हम पुट करते हैं, सैचुरेटेड सॉइल के लिए गामा सैट पुट करते हैं, और ड्राई सॉइल के लिए गामा डी पुट करते हैं, ठीक है। मतलब जीएम में ये जो गामा है ना, ये सॉइल के नेचर पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से सॉइल बदलेगी उस हिसाब से जीएम का गामा वैल्यू बदलेगा। पार्शली सैचुरेटेड के केस में गामा, सैचुरेटेड के केस में गामा सैट, ड्राई के केस में गामा डी। जी एस कॉन्स्टेंट होता है लेकिन जीएम नहीं कॉन्स्टेंट होता है। दिख रहा है सॉइल के नेचर, जैसे जैसा उसमें पानी कम ज़्यादा होगा जीएम बदल जाएगा। अब क्या, अभी हमने रिलेशन पढ़े वेट बाई वेट, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम दैट इज़ गामा, फिर गामा बाई गामा दैट इज़ जी। अब ये जितने भी आए आपके रिलेशन, ये आपस में भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, यहाँ पे दिख गया ई एस डब्ल्यू और जी, इन चारों का रिलेशन आ गया ये। उसी तरह गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब गामा सैट हो जाएगा सॉइल सैचुरेटेड है यानी S1 यानी जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। जीएम क्या होता है? गामा सैट बाई गामा डब्ल्यू, अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो उसके लिए। अब गामा डी के आपके पास 4-5 रिलेशन है। एक तो है गामा डी आपका ई के टर्म में, ये लिखा है ना 4 रिलेशन ऑफ गामा डी का बेसिक फॉर्मूला दैट इज़ वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम। ये लिखा था ना, गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दोगे तो गामा एस आ जाएगा। तो गामा डी का बेसिक फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम। दूसरा ई के टर्म में गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। फिर अगला फॉर्मूला है गामा के टर्म्स में, गामा यानी गामा बल्क के टर्म्स में दैट इज़ गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। और अगला एक फॉर्मूला है एन ए के टर्म्स में। एन ए के टर्म्स में क्या होगा? गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, एक फॉर्मूला ये भी है लेकिन इसका यूज़ आज तक नहीं देखा है मैंने कि गामा इज इक्वल टू गामा डी प्लस गामा सेट माइनस गामा डी इंटू एस, इसका कभी यूज़ नहीं देखा। इफ़ द ड्राई सॉइल इज पोर्ड इन अ सिलेंडर देन इट विल डिस्प्लेस एन अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अगर आपने ड्राई सॉइल को डाला पानी के अंदर तो कितना वॉल्यूम रिप्लेस करेगी? वो रिप्लेस करेगी जितना सॉलिड्स का वॉल्यूम है उतना ही पानी का वॉल्यूम वो रिप्लेस करेगी, ठीक है। इसके बाद अब क्या हो गया, सॉलिड्स आर क्वाइट स्टेबल इन सॉइल। सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉइल में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स जिनमें कि मिक्सिंग ऑफ सॉइल है या एक्सकेवेशन जैसी प्रॉब्लम है, वहाँ ये जो वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम सॉलिड जो है इनमें आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। मतलब वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनको डायरेक्टली घटा बढ़ा सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वैसे प्रॉब्लम में। वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा? टोटल वेट जितना भी है सॉइल का डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, डब्ल्यू से सॉलिड डब्ल्यू से वाटर कंटेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी टी अपॉन 1 प्लस ई, ई भी वॉल्यूम रिलेशन है और वी भी वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी टी अपॉन 1 प्लस ई। परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम, तो जब भी परसेंटेज आएगा हमेशा ओरिजिनल के टर्म्स में निकलेगा, तो रिडक्शन यानी कितना वॉल्यूम में चेंज आया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा। अब मैंने ये यहाँ लिखा है कि अगर ये एन ए जो होता है ये सॉल्व करने पे डेसिमल में आया है 0.011, तो इसको रिपोर्ट किस में करना होता है? परसेंटेज में, दैट इज़ 1.1%।
अच्छा, अब ये हो गया। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। सपोज मेरे पास ये सॉइल थी, कॉम्पैक्टेड नहीं थी, तो इसका वॉल्यूम V1 गामा D1 EG गामा एस था। फिर इसको मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया, अब ये V2 बन गया, वॉल्यूम इसका चेंज होकर V2 बन गया, वॉइड रेशियो चेंज होकर E2 गामा D2 गामा एस G। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, तो इनमें रिलेशन होगा ऐसे कि V1 गामा D2 अपॉन गामा D1 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2। कैसे आया ये रिलेशन, हमको ये पता है गामा D इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो गामा D1 अपॉन गामा D2 इज गामा D2 अपॉन D1 विल बी इक्वल टू V1 बाई V2। गामा D E के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यानी गामा D2 अपॉन गामा D1 विल बी 1 प्लस E1 बाई 1 प्लस E2। तो अगर आप इनको कंबाइन कर दोगे तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2 इज इक्वल टू गामा D2 बाई गामा D1। ये तब के लिए लगता है जब बिफोर कॉम्पैक्शन और आफ्टर कॉम्पैक्शन वाले प्रॉब्लम हो। अब जैसे यही वाला प्रॉब्लम है कि एक पिट से आपने मिट्टी लेके गए, तो उस पिट में कोई किसी कंडीशन में हुआ, फिर आपने उसको ट्रक में रखा, तो ट्रक में आपने कॉम्पैक्ट करके रखा हुआ, तो अगेन उसके वॉइड रेशियो बदल जाएंगे। फिर आपने एम्बैंकमेंट में डाला तो इसको कॉम्पैक्ट कर दिया हुआ, इसका वॉइड रेशियो बदल जाएगा। ये तीनों केस हो गए ना। तो इसमें क्या है, इसमें यही वाला रिलेशन आप लगा सकते हो कि V2 बाई V3 विल बी 1 प्लस E2 बाई 1 प्लस E3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रक लोड्स, कितने ट्रक लोड लगेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कन्वेड बाई ट्रक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक। टोटल इसने कितना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया डिवाइडेड बाई एक ट्रक का कितना ले जाने की कैपेसिटी है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कन्वेड बाई ट्रक गामा इंटू वॉल्यूम वेट कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि किस किस तरह के रिलेशन थे, फिर उनके बीच में जैसे वेट बाई वेट रिलेशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम रिलेशन, वेट बाई वॉल्यूम रिलेशन गामा, गामा बाई गामा रिलेशन जी। फिर ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। अब ये जितने भी आए हैं इनमें से कुछ रिलेशंस को आप मेजर आउट भी कर सकते हो। एग्जांपल हो गया वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉइल की डेंसिटी, डेंसिटी यानी गामा डी। तो अगर मुझे सॉइल का वाटर कंटेंट मेजर करना है, ठीक है, तीन चीज़ें हम ये निकाल सकते हैं, सॉइल का वाटर कंटेंट, सॉइल अगर मुझे ज़मीन से मिट्टी उठा लूँ मैं तो उसका पानी निकाल सकता हूँ वाटर कंटेंट, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसका बल्क यूनिट वेट, यानी ये दोनों डेंसिटी वाले हो गए। तो जैसे वाटर कंटेंट निकालना है तो इसमें आप क्या इसका यूज़ कर सकते हो, टॉर्शन बैलेंस मेथड का यूज़ कर सकते हो। टॉर्शन बैलेंस मेथड ये इंश्योर करता है कि सॉइल वापस पानी ना एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, फिर उसके अलावा आप ओवन ड्राइंग मेथड यूज़ कर सकते हो, फिर उसके अलावा पिक्नोमीटर मेथड यूज़ कर सकते हो, फिर CaCO2 यानी कैल्शियम कार्बाइड मेथड का यूज़ कर सकते हो, ये फास्टेस्ट है। रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए। तो पावर ग्रिड चांपा में आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड का क्या पर्पज़ है, हमको सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है तो उसके लिए ओवन ड्राइंग मेथड का यूज़ करते हैं। सपोज ये कंटेनर लिया, इसमें ये मिट्टी रखी, तो वेट ऑफ वेट सॉइल इज इक्वल टू W हो गया। अब 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे तो जो पानी है वो उड़ जाएगा, अब ये बन जाएगी ड्राई सॉइल, तो इसका WD आ गया। तो वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, W माइनस WD, इतना ही पानी उड़ गया ना, डिवाइडेड बाई WD इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर मेथड का यूज़ करके आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो। तो यहाँ क्या है, वेट सॉइल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, टू फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल व्हेन G इज़ नोन। तो इसमें ये कंटेनर हो गया, इसका वाटर कंटेंट मान, इसका वेट W1 है। फिर कंटेनर में वेट सॉइल रख के W2 वेट आ गया। फिर कंटेनर में वेट सॉइल रखा और उस पर पानी भर दिया तो W3 आ गया। फिर कंटेनर में सिर्फ पानी भरा है तो W4 आ गया। तो आपका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4, मतलब दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस। अब क्योंकि इसमें क्या करना है, पिक्नोमीटर मेथड का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, वाटर कंटेंट निकाल रहे हो सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे G आपको पता होगा, तो W2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G माइनस 1 इंटू 100 हो गया। अब अगर आप पिक्नोमीटर मेथड का यूज़ करके G निकालते हो तो ऑब्वियसली G ही निकालना है, तो फॉर्मूले में G तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर वाटर कंटेंट निकालना था तो इसीलिए आप गीली मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मिट्टी में पानी तो होना चाहिए वाटर कंटेंट निकालने के लिए। लेकिन जब आप पिक्नोमीटर का मेथड का यूज़ करके G निकाल रहे हो तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मिट्टी में आपका पानी हो, तो यहाँ पे आप ड्राई सॉइल का यूज़ करते हो, वन ड्राई सॉइल का। तो कंटेनर का एम्प्टी वेट निकाला W1, कंटेनर का ड्राई सॉइल के साथ निकाला वेट W2,
ड्राई सॉइल के साथ पानी भर दिया W3, सब कुछ फेंक के फिर कंटेनर में से पानी भरा, W4 आ गया वेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ठीक है, इसमें जी नहीं आता इस फॉर्मूले में क्योंकि जी ही निकालना है, यहाँ पे जी आता है क्योंकि यहाँ जी नहीं निकालना है, प्लस यहाँ वेट सॉइल लेते हैं क्योंकि वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने अभी तक देख लिया कि सॉइल का वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड और पिक्नोमीटर मेथड से। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर मेथड से। अब सॉइल का यूनिट वेट कैसे निकालोगे, तो 3 मेथड दिए हैं, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब अगर आपके पास ऐसी मिट्टी है, कोहेसिव सॉइल, ठीक है, या ऐसे बोलता हूँ कोर कटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप मिट्टी का एक कोर कट करोगे ना, तो अगर सपोज़ वो बालू वालू है तो उठेगी ही नहीं इस कंटेनर में, वो तभी उठेगी जब अंदर क्ले हो, जैसा कि हमने पावर ग्रिड साइट में देखा था, ब्लैक कॉटन सॉइल थी छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ वो कोर को डालते थे, वो मिट्टी आ जाती थी। क्यों, क्योंकि वो क्ले था, बालू तो गिर जाएगा। तो कोर कटर मेथड सिर्फ क्ले के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कोहेसिव सॉइल के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हो। फिर अगला क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हो आप, सॉइल के पार्टिकल के अराउंड एक पैराफिन वैक्स लगा देते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या आ जाएगी, अब अगर मैं मिट्टी में पानी डालता हूँ तो उसका असर पड़ेगा क्या क्या, तो एक तो ये है कि जैसे ही मैं मिट्टी में पानी डालूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, तब तक बढ़ जाएगा जब तक 100% नहीं हो जाता, वाटर कंटेंट इंक्रीज़ कर जाएगा सॉइल का। लेकिन जो वॉइड रेशियो है वो तब तक सॉइल का कांस्टेंट रहेगा जब तक सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं हो जाती। लेकिन एक बार सैचुरेटेड होगी तो उसके बियॉन्ड पानी डालोगे तो ये भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अगली चीज़ क्या हो गई, फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, फाइननेस मॉडुलस इज़ प्रोपोर्शनल टू मीन या फिर एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, लेकिन कौन सी मीन लेते हैं हम, फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं सॉइल की। अच्छा, यानी एफ एम क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एम पी इंटू एफ एम आर। ठीक है, ये कर्व है मेरा, इस कर्व में ऊपर वाला कर्व पी है, बीच वाला क्यू है और ये आर है। तो पी और आर का हमने मीन लिया है, कौन सा मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने से हम फाइननेस मॉडुलस मिल जाएगा। तो एफ एम, ये जो बीच वाली सॉइल क्यू है, इसका विल बी इक्वल टू अंडर रूट एफ एम ऑफ पी इंटू एफ एम ऑफ आर। तो फाइननेस मॉडुलस आ जाएगा सॉइल का। ठीक है, जितना ज़्यादा साइज़ होगा पार्टिकल का, मीन साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फाइननेस मॉडुलस होगा। अब गामा सेट मैंने बताया, वाटर डालोगे तो G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। ठीक है, अगर कैरोसिन होगा तो गामा सेट कितना होगा, G प्लस ई इंटू एस ऑफ कैरोसिन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। इस टाइप का हो जाएगा। अगर सॉल्टी वाटर आपने लिया है तो G प्लस ई एस इंटू एस ऑफ सॉल्टी वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो यहाँ पे आपकी ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो 2 चैप्टर हो गए, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया और प्रॉपर्टीज़ में बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पढ़ लिया। तो यहाँ ये ख़त्म होता है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी के ऊपर। मतलब हमको ये देना है कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सॉइल कितनी टाइप की है, ग्रेवल हो सकता है या कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकती है, या फाइन सैंड हो सकता है या सिल्ट हो सकता है, या उससे भी छोटा क्ले हो सकता है। तो अगर हमारे पास ग्रेवल है या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो जनरली सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इनका। फाइन सैंड या सिल्ट है तो ये हनीकॉम के स्ट्रक्चर में होती हैं। क्ले 2 तरह से प्रेजेंट हो सकता है, फ्लॉकुलेंट स्टेट में या डिस्पर्स्ड स्टेट में। फ्लॉकुलेंट स्टेट मतलब ये स्टेबल होती है और ये पाई जाती है सी और ओशियन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। डिस्पर्स जो होता है अनस्टेबल होता है और ये लेक्स में पाया जाता है। तो ये समझ में भी आ रहा है, डिस्पर्स करना मतलब दूर चले जाना। तो दूर चला जाएगा कब, जब अनस्टेबल होगा। अनस्टेबिलिटी सी में ज़्यादा है या लेक में ज़्यादा है, तो लेक में ज़्यादा है क्योंकि लेक में फ्लोइंग वाटर है। फ्लॉकुलेंट यानी स्टेबल होता है सी और ओशन में। ऐसा क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी धीरे धीरे बहता है, तो यहाँ पे वहाँ की मिट्टी जनरली स्टेबल होती है फ्लॉकुलेंट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट फिर क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी। तो अभी बताया कि क्ले के केस में फ्लॉकुलेंट और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर डिस्पर्स में कन्वर्ट होता है और डिस्पर्स फ्लॉकुलेंट में। कैसे, फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर जो स्टेबल होता है वो अनस्टेबल कब हो जाता है, जब हम सॉइल की रिमोल्डिंग कर देते हैं। क्ले को रिमोल्ड करोगे तो जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, फ्लॉकुलेंट से डिस्पर्स बन जाएगा। लेकिन विथ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है बाई अ प्रॉपर्टी कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी क्या है, प्रॉपर्टी बाई मीन्स ऑफ विच क्ले कैन गेन इट्स स्ट्रेंथ विथ टाइम। समय के साथ क्ले की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो समय के साथ अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर से फ्लॉकुलेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं।
तो ये तीनों के स्ट्रक्चर हुए। अब क्ले मिनरोलॉजी कि क्ले में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्ले में आप ये याद रख सकते हो कि क्ले में किलहम, क्ले बोलता है किलहम, ठीक है। तो क्ले बोलता है किलहम और रॉकी मटेरियल्स बोलते हैं फकमी। फकमी मतलब एफ हो जाता है आपका फेल्ड्सपार, क्यू हो जाता है क्वार्ट्ज और एम हो जाता है माइका। और क्ले बोलता है किलमी, किलमी यानी के का मतलब काओलिनाइट, आई मतलब इल्लाइट, एच मतलब हलॉयसाइट, एम मतलब मॉन्टमोरिल्लोनाइट, ठीक है। क्ले की सरफेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। तो काओलिनाइट क्या होता है, जिसमें ना स्वेलिंग हो ना श्रिंकेज हो। इल्लाइट यानी मीडियम स्वेलिंग और मीडियम श्रिंकेज। हेलॉयसाइट के ही जैसा होता है, मतलब ना स्वेलिंग होती है ना श्रिंकेज होती है। और मॉन्टमोरिल्लोनाइट इसमें एक्सेसिव श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं एनिमी ऑफ सिविल इंजीनियर। देन स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज़ ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। मतलब मटेरियल जितना ज़्यादा फाइन करोगे उतना ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगी, तो उतने ही ग्राम में, मतलब अगर आप एक बड़ा सा टुकड़ा लो, इसको तोड़ दोगे बीच से तो ज़्यादा सरफेस ओपन हो गई ना। तो फाइन ग्रेन सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कोर्स ग्रेन सॉइल से ज़्यादा होगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब कितना सरफेस एरिया है कुछ यूनिट ग्राम में, एक ग्राम में कितना सरफेस एरिया है। क्ले हैज़ प्लास्टिसिटी बिकॉज ऑफ थिन लेयर ऑफ वाटर अराउंड इट, ठीक है। एड्जॉर्ब्ड वाटर और डिफ्यूज्ड डबल लेयर ऑफ वाटर। क्ले में प्लास्टिसिटी आती है किसकी वजह से, क्योंकि उसके चारों ओर पानी की एक लेयर प्रेजेंट होती है। फिर क्ले क्या होता है, फ्लेकी मटेरियल होता है। ग्रेवल और सैंड क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं और एंगुलर होते हैं शेप में। क्ले फ्लेकी होगा और ग्रेवल और सैंड एंगुलर होते हैं शेप में और राउंडेड होते हैं। देन श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा पानी लॉस होगा उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगी, ठीक है। तो ऑन ड्राई साइड वाटर इज लेस श्रिंकेज, दिस इम्प्लाइज स्वेलिंग इंक्रीजेज। ड्राई साइड अगर हम बात करें तो पानी कम है, ठीक है, वाटर इज लेस, तो मतलब क्या होगा, जब पानी है ही नहीं तो श्रिंकेज कहाँ से होगी, पानी होता तब ना श्रिंकेज होती। तो जब पानी है ही नहीं तो श्रिंकेज होगी नहीं, यानी वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो ड्राई साइड टेंडेंसी होगी पानी एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि उसके पास पानी है ही नहीं तो लूज़ कहाँ से करेगा, तो स्वेलिंग होगी ड्राई साइड। तो यहाँ पे आपका सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी ख़त्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसको, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में हमारी दो तरह की, हम कोर्स ग्रेन सॉइल को देखेंगे और फाइन ग्रेन सॉइल को देखेंगे। कोर्स ग्रेन सॉइल में हमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना होता है। उसको बनाने के लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कोर्स ग्रेन के लिए, रिलेटिव डेंसिटी। फाइन ग्रेन सॉइल में हमारी अटरबर्ग लिमिट्स चालू होंगी, तो वो हम देखते हैं अभी। तो पहले कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं, इसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमको बनाना है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हो, सबसे पहले अगर साइज़ जो पार्टिकल का है कोर्स ग्रेन्स का वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है तो सीव एनालिसिस कर लो, और 75 माइक्रोन से कम साइज़ वाले पार्टिकल्स के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर लो। सीव एनालिसिस में आप सीव्स को रखते हो, सीव्स कैसे रखोगे, 80 का आधा 40 का आधा 20 का आधा 10 का आधा 5 होता है, 5 नहीं होती 4.75 होती है। 4.75 का आधा 2.36, 2.3 का आधा 1.18। अब 1.18 को 120 मान लो तो उसका आधा 600, तो 600 माइक्रोन, उसका आधा 300 माइक्रोन, उसका आधा 150 माइक्रोन। तो इस तरह से आपने सीव को रख लिया। अब सीव को आप शेक करते हो, शेक करते हो तो उसके ऊपर कुछ बच जाता है, वो उससे वेट रिटेंड आ जाएगा, उससे परसेंटेज रिटेंड आ जाएगा। इनको ऐड करते जाओगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज आएगा, 100 में से क्यूमुलेटिव को माइन कर दोगे तो परसेंटेज फाइनल आ जाएगा। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है किसके बीच में, परसेंटेज फाइनल वर्सेस सीव साइज वर्सेस परसेंटेज फाइनर के बीच में होता है, शायद इसी तरह होता है। फिर जो पार्टिकल का साइज़ 75 माइक्रोमीटर से भी कम है तो उसको इनडायरेक्टली सेडिमेंटेशन एनालिसिस से निकालते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हमारी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होती है, वी एस इज इक्वल टू जी इंटू एस माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 न्यू। अगला क्या होता है, ये वैलिड होता है आपका लेमिनार फ्लो के लिए। सेडिमेंटेशन एनालिसिस सिर्फ लेमिनार फ्लो में लगती है, स्टोक्स लॉ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, ये न्यू क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। सेडिमेंटेशन करने के मेथड कौन से हैं, दो मेथड हैं, एक पिपेट मेथड है, एक हाइड्रोमीटर मेथड है, ठीक है। अब आपने सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस से ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो बना लिया, इसका यूज़ क्या करोगे, इसका यूज़ हम करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को निकालने में। सी यू क्या होता है D60/D10 और सी सी होता है D30 स्क्वायर बाई D60 इंटू D10।
यहाँ D60 D10 से डिवाइड होता है, यहाँ D60 और D10 मल्टीप्लाई होता है और एक्स्ट्रा D30 स्क्वायर आ जाता है। तो एनीवे D10 क्या होता है हमारा इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल हो जाता है, ठीक है। अब CU कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो CU की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में होती है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा है तो वेल ग्रेडेड सॉइल है, और CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो वेल ग्रेडेड सैंड है। तो इसको याद रखने का एक तरीका हमने कहीं पे लिखा था, इसको ऐसे याद किया था कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो नाम में यूनिफॉर्मिटी है, यानी वो यूनिफॉर्म सॉइल लेके आया, उसमें से उसने ग्रेवल हटाया और पीछे वाले कमरे में सैंड रख दी, ठीक है। तो उसने क्या किया, यूनिफॉर्म सॉइल लाया। तो शुरू में सबसे पहले यूनिफॉर्म अगर 1 से 2 है, फिर एक कमरा छोड़ के जो ग्रेवल उसने हटाया वहाँ पे रख दिया, दैट इज CU ग्रेटर देन 4 तो ग्रेवल, फिर ग्रेवल का एक कमरा छोड़ के उसने पीछे रख दी वेल ग्रेडेड सैंड। तो 4 CU ग्रेटर देन 4 था तो सैंड, CU ग्रेटर देन 6 है तो सॉरी CU ग्रेटर देन 4 है तो ग्रेवल, CU ग्रेटर देन 6 है तो सैंड। तो यही हो गया हमारा कि मतलब क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टी में CU क्या है, नाम में यूनिफॉर्मिटी है, तो ये मार्केट से यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल लेके आया 1 to 2, उसमें से ग्रेवल हटा के पीछे सैंड रख दी, तो पीछे सैंड रख ली यानी CU ग्रेटर देन 6 और ग्रेवल जब CU ग्रेटर देन 4, वेल ग्रेडेड ग्रेवल वेल ग्रेडेड सैंड। CC क्या है, CC नाम में ही C है यानी C9 चूतिया, तो इसके पास 2 ही रूम थे, CC 1 से 3 है तो वेल ग्रेडेड सॉइल, इससे इतना ही पता चलता है शेप के बारे में। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमको D60 D10 D30 निकलेगा कैसे ये चीज़ निकालने के लिए, तो अगर वो हमको ग्राफ देते हैं, ठीक है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे ये, तो परसेंटेज फाइनर वर्सेस साइज़ का कर्व होता है, तो 60% फाइनर के करस्पॉन्डिंग जो साइज़ होगा वो D60 हो जाएगा। इसी तरह 30% 10% के करस्पॉन्डिंग निकालो, कई बार वो टेबल ही दे देते हैं जिसमें 30 60 और 10% के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देते हैं साइज़ की, वो हमारा D30 D60 D10 होगा। D10 को हम सॉइल का इफेक्टिव साइज़ भी बोलते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई कि कोर्स ग्रेन का हमने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी कोर्स ग्रेन सॉइल की होती है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी ID इज इक्वल टू ई मैक्स में से ई घटाया डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ई मैक्स मतलब वॉइड रेशियो, वॉइड मैक्सिमम है, मैक्सिमम कब होंगे वॉइड्स, जब लूजेस्ट स्टेट में होगी सॉइल। ई मिनिमम यानी वॉइड्स मिनिमम में, ये कब होगा, जब सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में होगी। अब ई की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, ई की वैल्यू ई मैक्स के बराबर हो सकती है, जो आपकी मतलब ये ई है नॉर्मल स्टेट में जो सॉइल आपको गिवन होगी, तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है, तो ई मैक्स माइनस ई मैक्स 0 हो गया तो ID 0 हो सकता है। जो वॉइड हो सकते हैं सॉइल में, वॉइड रेशियो जो है वो किसके बराबर, ई मिनिमम के भी बराबर हो सकता है, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम और ये ई मैक्स माइनस ई मिनिमम यानी ID 100% के भी बराबर हो सकता है। तो अब ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आई है, तो 15 15 टू ज़ा 30 15 4 ज़ा 60 15 5 ज़ा 75, यानी ID 15% से कम, 15 टू ज़ा 30 35%, 15 से 35, 15 3 ज़ा 45 को छोड़ के 15 4 ज़ा 60 तो 65%, 30 65, 15 5 ज़ा 75 उसमें 10 जोड़ा 85%, ठीक है। तो 15 से कम है तो लूज़ वेरी लूज़, 15 से 30 के बीच में है तो लूज़, उससे ज़्यादा मीडियम डेंस, उससे ज़्यादा डेंस और सबसे ज़्यादा वेरी डेंस। तो आप ये 6 नंबर याद रख लो और इसमें बीच वाले 3 आप याद रख लो, लूज़ मीडियम डेंस और डेंस। इससे ज़्यादा वाला वेरी डेंस होगा, इससे कम वाला वेरी लूज़ होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी से आपको ये पता चल जाता है कि सॉइल में की डेंसिटी कितनी है, कितनी डेंस है सॉइल, ठीक है। अब ई क्या है, वॉइड रेशियो जो है इसको कभी आप मेजर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो, तो आई का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। आई क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्स है तो आपको ये पता है कि गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, यानी गामा डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई के। तो जब ई मैक्स है तो गामा डी मिनिमम होगा, तो 1 बाई गामा डी मिनिमम माइनस 1 बाई गामा डी नेचुरल स्टेट में डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा डी मिनिमम 1 बाई माइनस 1 बाई गामा डी मैक्स इंटू 100। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था, अलग अलग कर्व क्या बताते हैं हमको। सपोज परसेंटेज फाइनल वर्सेस साइज़ के बीच का कर्व ऐसा स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कि हर एक साइज़ का आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हर एक साइज़ का पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये वेल ग्रेडेड होगा। वेल ग्रेडेड सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें पैकिंग अच्छी हो जाती है, वर्केबिलिटी भी अच्छी मिलती है। अच्छा, उसके बाद सपोज़ ये 2 टाइप का है, 2 टाइप का है मतलब इसमें सिर्फ इस पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल्स हैं, ना ये वाले हैं ना ये वाले हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 2 हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म ग्रेडेड यानी सेम साइज़ पार्टिकल।
अब थर्ड देख लेते हैं कि ये आया, यहाँ पे हम्प मिला, फिर सीधा हो गया, फिर ये यूँ हो गया। तो इसमें यहाँ पर ये वाले साइज़ के तो हैं पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज फाइनर यहाँ पे वही परसेंटेज फाइनर यहाँ पर भी है। मतलब ये वाले बीच वाले स्ट्रेट लाइन वाले पार्टिकल नहीं है आपके पास। तो यहाँ गैप आ गया ना इतने पार्टिकल का, तो इसलिए इसको गैप ग्रेडेड कहते हैं। गैप ग्रेडेड मतलब सर्टेन साइज़ के पार्टिकल मिसिंग होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो अब आपका क्या हो गया, कोर्स ग्रेन की आपने इंडेक्स प्रॉपर्टी निकाल ली। नेक्स्ट चीज़ आता है फाइन ग्रेन। तो जैसे ये फाइन ग्रेन सॉइल है, तो फाइन ग्रेन सॉइल जैसे क्ले बोलोगे, तो उसमें क्या होता है कि फाइन ग्रेन सॉइल में जब आप पानी डालते हो ना, तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम चेंज होने का क्या मतलब है, वॉल्यूम चेंज होने का ये मतलब है कि सॉइल की स्टेट बदल जाती है। ठीक है, सॉलिड में होगा तो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड से और पानी बढ़ाओगे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पानी का स्टेट ही बदल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच में हम कर्व बनाते हैं, जिसको कंसिस्टेंसी या फिर अटरबर्ग लिमिट्स कहते हैं। तो जैसे जैसे आप पानी का कंटेंट चेंज करते हो, सॉइल का वॉल्यूम बदलता जाता है। शुरू में क्या है कि आपने सपोज शुरू में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, मतलब सॉइल में बिल्कुल पानी नहीं है। अब आप जैसे जैसे पानी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या है, अभी सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी से वॉइड बढ़ रहे हैं। एक बार डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हुई, मतलब सारे वॉइड में क्या हो गया, पानी भर गया। इसके बियॉन्ड अगर आपने थोड़ा सा भी पानी डाला तो सॉइल का वॉल्यूम अब बढ़ जाएगा। तो वही वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे पानी आप बढ़ाते जा रहे हो। तो जब तक 100% है तब तक तो सॉइल सॉलिड स्टेट में ही है, क्योंकि वॉइड में पानी जा रहा है। इसके बियॉन्ड क्या है, अब उसने वॉल्यूम चेंज करना ही इंक्रीज़ कर दिया, तो अब सॉइल सॉलिड स्टेट में हुई। और पानी बढ़ाते जाओगे एक सर्टेन वैल्यू WP के बियॉन्ड, तो प्लास्टिक हो जाएगा। इसके बियॉन्ड जाओगे एक सर्टेन वैल्यू WL के बियॉन्ड, फिर ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये पानी का क्या है, जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो, आप श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट तक गए, तो इनके बियॉन्ड क्या है, स्टेट बदलती जा रही है। तो इसलिए ये लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर एक लिमिट ये बताती है कि सॉइल की स्टेट चेंज हो गई। श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा पानी डाल दिया तो सॉलिड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा पानी डाल दिया तो सेमी सॉलिड से आपका प्लास्टिक स्टेट में बदल जाएगी। लिक्विड लिमिट से ज़्यादा पानी डाल दिया तो प्लास्टिक से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनीवे हमारा एम क्या है, इस चार्ट में एक्स एक्सिस से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना और एक्स एक्सिस और कर्व के जो रीजन है उनसे रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना। तो एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट्स हैं, हमें पढ़ना है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बारे में कि इनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, फिर हमको पढ़ना है कर्व और इसका यूज़ करके, एक्स एक्सिस का यूज़ करके, दैट इज़ सॉलिड स्टेट से कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब इनसे इंडाइसेस मिलते हैं, 6 इंडाइसेस। सॉलिड से कोई इंडाइसेस नहीं मिलता। सेमी सॉलिड वाले रीजन से हमको मिलता है IS, प्लास्टिक वाले से मिलता है IP, अनब्रोकन छोड़ें तो। ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो IC और IL भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जो IP मिला था उसका यूज़ करके आपको IT मिल जाएगा और एक्टिविटी ऑफ सॉइल मिल जाएगी। तो वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो अभी आ गई लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, कैसे ग्रांडेज अपैरेटस से निकालते हैं। लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, तो अब लिक्विड लिमिट के लिए आप क्या करते हो, फ्लो कर्व बनाते हो। फ्लो कर्व क्या होता है, वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज के बीच का कर्व होता है। नंबर ऑफ ब्लोज आपके लॉगरिथमिक स्केल पे होते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन आती है। अब सपोज ये कोई N1 ब्लोज के करस्पॉन्डिंग है, वाटर कंटेंट W1 था, N2 ब्लोज के करस्पॉन्डिंग W2 है। तो इस कर्व का आप स्लोप निकाल लेते हो, फ्लो कर्व का, उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स IF। IF क्या होता है, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई लॉग एट द बेस 10 ऑफ N2 बाई N1। ठीक है, N2 बाई N1 क्यों, क्योंकि N2 N1 से ज़्यादा है। W1 माइनस W2 क्यों, W1 W2 से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये फ्लो कर्व जो है जितना ज़्यादा फ्लैट आएगा उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी सॉइल की। वो समझ में भी आता है, फ्लो कर्व फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और सॉइल कब अच्छी होगी, कब स्ट्रांग होगी, जब वो फ्लो कम करेगी। तो फ्लो कर्व जितना ज़्यादा फ्लैट होगा यानी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना कम फ्लो होगा यानी उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी। तो IF घटेगा तो शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, IF प्रोपोर्शनल होता है फ्लो के, और फ्लो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ। अब अगर लिक्विड लिमिट आपकी 50% से ज़्यादा है तो इसको कहोगे फैट क्ले। फैट क्ले में पानी इतना ज़्यादा है कि उस पर लोड लगाओगे तो सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा। जब वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर है तो शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है, 2.7 किलो पास्कल की। ठीक है, तो ये हमको लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेंथ पता भी चल गई। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक लिमिट। तो सॉइल की अगर प्लास्टिक लिमिट निकालनी है तो हमने इसमें पढ़ा क्या, लिक्विड लिमिट में बेसिकली ये पढ़ा कि अपैरेटस कौन सा यूज़ करते हैं,
कितनी ब्लोज के करस्पॉन्डिंग लिक्विड लिमिट निकलती है। फिर हमने फ्लो कर्व पढ़ा, फ्लो कर्व का स्लोप पढ़ा, इस स्लोप का इंपॉर्टेंस पढ़ा, ठीक है, क्या होता है। नेक्स्ट आ गया प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट हम थ्रेड टेस्ट करके निकालते हैं। इसमें क्या है कि सॉइल को 3 mm डाया के थ्रेड में आप ऐसा रोल कर देते हो। तो IP ऑफ द मिक्स क्या होता है, IP1 इंटू x1 प्लस IP2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। x क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल 1 एंड सॉइल 2, मतलब आपने पहली सॉइल को दूसरी सॉइल से मिलाया, ठीक है। पहली सॉइल का IP जो था IP1 था, दूसरी सॉइल का IP2 था। तो रिजल्टेंट जो IP मिक्स आएगा वो क्या आएगा, IP मिक्स इंटू टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू IP1 इंटू x1 प्लस IP2 इंटू x2। ये वही C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C टोटल इंटू वॉल्यूम वाला है। नेक्स्ट आएगा श्रिंकेज लिमिट। तो आपने कौन सा कवर कर लिया, आप उल्टा चढ़े, आपने लिक्विड लिमिट देखा, प्लास्टिक लिमिट देखा, अब आप आ रहे हो श्रिंकेज लिमिट पे। तो श्रिंकेज लिमिट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। श्रिंकेज लिमिट यानी सॉइल अभी किस कंडीशन पे है, सैचुरेटेड कंडीशन पे। तो जैसे ही श्रिंकेज लिमिट देगा आपको तुरंत पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि एस कितना पुट करना है। सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में मतलब एस 100 पुट करना है, ठीक है। अब श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना होगा कि एक आपका सैचुरेटेड सैंपल है और एक क्या है, सुपर सैचुरेटेड सैंपल है। सैचुरेटेड सैंपल में ये सॉलिड हो गया और वॉइड में सिर्फ पानी होगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल V1 हो गया और वेट ऑफ सॉइल W1 हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में क्या है, V1 वॉल्यूम सैचुरेटेड का था, इसका वॉल्यूम V1 से भी ज़्यादा हो गया। नो आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने कहीं गलती कर दी। ये सैचुरेटेड सैंपल है और ये ड्राई सैंपल है, ठीक है। ड्राई सैंपल में मतलब जहाँ यहाँ पानी था वहाँ पर यहाँ सिर्फ हवा बची, और जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम VS मान लेंगे। तो और ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, इतना। तो ऊपर कितना बचेगा, अगर ड्राई वॉल्यूम को घटा दोगे V1 माइनस VD, वेट ऑफ ड्राई सैंपल WD हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है WS, श्रिंकेज लिमिट आप कैसे निकालते हो, VD माइनस VS डिवाइडेड बाई WD इंटू गामा W। मतलब श्रिंकेज लिमिट है क्या, बेसिकली वाटर कंटेंट ही है ना। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर गामा इंटू वॉल्यूम, दैट इज़ गामा W इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VD माइनस VS, दैट इज़ कितने वॉल्यूम में आपका पानी आएगा। तो ड्राई वॉल्यूम में से आप सॉलिड का वॉल्यूम हटा दो तो इतने वॉल्यूम में आएगा VD माइनस VS गामा इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई WD इंटू 100, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि WS। अब कुछ नहीं करना, आपको यही फॉर्मूला याद रखना था, इसी फॉर्मूले से अब आ जाएगा। अब इस WD को ऊपर ले जाओ तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ड्राई सॉइल, तो ये होता है 1 बाई गामा D। अब क्या है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल यानी वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गामा S। दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो कि गामा S ज़्यादा बड़ा होता है तो 1 बाई गामा छोटा होगा ना, इसलिए छोटा ही चीज़ माइनस में होगा। तो वह श्रिंकेज लिमिट WS इज इक्वल टू 1 बाई गामा D माइनस 1 बाई गामा S इंटू गामा W, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब आप गामा W को भी अंदर ले आओ, तो गामा W बाई गामा D, गामा W बाई गामा S, तो G क्या होता है, गामा S बाई गामा W, तो गामा S बाई गामा W G हो गया, तो यानी गामा D बाई गामा W GM होगा, दैट इज़ श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 बाई GM माइनस 1 बाई G इंटू 100, जहाँ पे GM क्या है, गामा D बाई गामा W है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि ES इज इक्वल टू WG होता है। अब क्योंकि ये क्या है, श्रिंकेज लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट यानी इससे ज़्यादा पानी डाला तो सॉइल आपकी सॉलिड से प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाता है श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड, तो यानी S 100 होता है, तो यानी S को 1 पुट करोगे तो E इंटू 1 इज इक्वल टू W इंटू जी, ES इज इक्वल टू W इंटू जी में। देन अगला फॉर्मूला क्या है श्रिंकेज लिमिट का, कि हाउ मच वाटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सैंपल टू गेट WS। मतलब एक फॉर्मूला इससे आता है कि सैचुरेटेड सैंपल में से कितना पानी रिमूव करें कि श्रिंकेज लिमिट आ जाए, तो उसके लिए ये है। और एक फॉर्मूला ये आता है कि ड्राई सॉइल में आप कितना पानी डालो कि आपका श्रिंकेज लिमिट आ जाए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इससे निकलता है, एक फॉर्मूला इससे निकलता है। तो ड्राई सैंपल में कितना पानी डाली जाए तो इसका यूज़ कर लेंगे गामा इंटू वॉल्यूम, गामा इंटू VD माइनस VS डिवाइडेड बाई WD। अब एक फॉर्मूला इसमें होता है, तो इसमें क्या है, ये सुपर सैचुरेटेड सैंपल है, यानी इसका जितना भी वाटर कंटेंट है माइनस कितना पानी घटा दें कि हमारे पास WS आ जाए, ये सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है। तो WS क्या हो जाएगा, W1 माइनस V1 माइनस VD, V1 यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा है,
देखो ड्राई वॉल्यूम जितना है, अगर इसमें पानी भर जाएगा तो ये सैचुरेटेड बन जाएगा। अगर V1 आपका इससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में, ठीक है। तो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में कैसे निकालेंगे कि सुपर सैचुरेटेड का जो भी वाटर कंटेंट है माइनस कितना एक्सेस पानी इसमें से हटा दिया जाए। तो इसका वाटर कंटेंट W1 है, माइनस कितना एक्सेस है, तो एक्सेस कितना है V1 टोटल वॉल्यूम माइनस VD जो इसका वॉल्यूम है, इतने ही वॉल्यूम में जो पानी है। तो इतने वॉल्यूम में कितना पानी होगा, वेट ऑफ वाटर इज गामा इंटू वॉल्यूम, दैट इज गामा W इंटू V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल, दैट इज WD इंटू 100। अब W1 कैसे निकलेगा, यानी इसका वाटर कंटेंट कितना है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना है W1 माइनस सॉलिड का कितना वेट है, सॉलिड का वेट है WD, तो W1 माइनस WD डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, दैट इज WD। तो ये आ गया। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला किसके बेसिस पे है कि ड्राई सैंपल से के थ्रू ड्राई सैंपल में कितना पानी डाल दें कि श्रिंकेज लिमिट आ जाए, इसके बेसिस पे फिर आप क्या करते हो, WD को अंदर ले जाते हो तो एक फॉर्मूला आता है, फिर गामा W को अंदर ले जाते हो तो एक फॉर्मूला आता है, और एक फॉर्मूला है कि सुपर सैचुरेटेड सैंपल में से कितना पानी हटा दें कि हमारा श्रिंकेज लिमिट आ जाए। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगली चीज़ क्या है, श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो कैसे मिलता है, सपोज ये हमारा है कर्व, कंसिस्टेंसी लिमिट के लिए कर्व है, ठीक है, एटरबर्ग लिमिट दैट इज़ वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का। तो आपका वॉल्यूम तब तक कांस्टेंट होता है जब तक डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं आता, उसके बियॉन्ड पानी आप ऐड करते हो तो वाटर कंटेंट मतलब वॉल्यूम सॉइल का बढ़ता जाता है। तो श्रिंकेज रेशियो आपको कैसे मिलता है, इस कर्व पे आप 2 पॉइंट ले लो, तो इस कर्व का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाटर कंटेंट, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वॉल्यूम। तो W1 V1 लिया, दूसरा पॉइंट W2 V2 लिया, तीसरा पॉइंट WS VD पे लिया। तो ये स्ट्रेट लाइन पे लिया है, स्ट्रेट लाइन पे लिया है तो इनका स्लोप बराबर होगा, ठीक है। तो श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2। मतलब चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मैं दिमाग से निकल गया, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ड्राई वॉल्यूम इंटू 100 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, दैट इज़ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, ठीक है। दैट इज़ अगर मैं दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट W1 V1 और दूसरा पॉइंट WS VD ले लूँ तो उसके केस में क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 की जगह VD डिवाइडेड बाई VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 की जगह WS। तो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर आता है ये आता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कितना हुआ, ठीक है। दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS। तो श्रिंकेज रेशियो का एक फॉर्मूला तो कर्व से आ गया, दूसरा फॉर्मूला कैसे आता है, G से। श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू गामा D बाई गामा W, दैट इज़ GM ऑफ इट्स ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट का जो भी GM होगा वो आपका श्रिंकेज रेशियो के बराबर होगा। श्रिंकेज रेशियो जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है चेंज इन वॉल्यूम की, तो श्रिंकेज अच्छा नहीं है ना, श्रिंकेज रेशियो ज़्यादा होना। अब नेक्स्ट आ गए कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसेस। तो सबसे पहला क्या है, आपको प्लास्टिक रीजन से इंडाइस मिलेगा, सॉलिड रीजन से कोई इंडाइसेस नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड रीजन से कोई इंडाइस नहीं मिलेगा। सबसे पहला आपको प्लास्टिक रीजन से मिलेगा IP। तो IP क्या होता है, IP होता है सबसे पहला सेमी सॉलिड रीजन से मिलेगा जिसको कि कहते हैं IS यानी श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स IS इज इक्वल टू WP माइनस WS, दैट इज सेमी सॉलिड रीजन की कितनी विड्थ है। तो सॉलिड था फिर सेमी सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड के बाद प्लास्टिक रीजन से अगला इंडेक्स मिलता है IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। इसके बाद लिक्विड रीजन आता है, तो लिक्विड तो इन्फिनिटी तक जाता है इसलिए वहाँ से भी कोई इंडेक्स नहीं मिलता, तो मतलब बीच वाले 2 से मिलता है। सेमी सॉलिड रीजन से आपको श्रिंकेज इंडेक्स मिल जाता है, उसकी विड्थ इज इक्वल टू IS WP माइनस WS। और जो प्लास्टिक रीजन है उससे IP मिल जाता है, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। सॉलिड से ना ही कोई और एक्सट्रीम में लिक्विड स्टेट से भी कोई नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्या है, IP का यूज़ करके आप टफनेस इंडेक्स निकाल सकते हो, IT इज इक्वल टू IP बाई IF। अब आपको ये पता है कि फ्लो इंडेक्स अगर घटेगा तो फ्लो कम होगा यानी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो IT IF के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा IT होगा उतना ज़्यादा IF कम, जितना ज़्यादा IF कम उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी टफनेस यानी सॉइल उतनी ज़्यादा टफ होगी उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी उसकी। IP का यूज़ करके अगली चीज़ हमारी निकलती है एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। तो एक्टिविटी होती है IP अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। ये इंडिकेट करता है कि सॉइल एक्टिव कितनी है, कितना ज़्यादा एक्टिवली पानी को होल्ड कर सकती है, वो पानी को होल्ड करने में कितनी एक्टिव है, ठीक है। एक्टिविटी अगर 0.75 से कम होती है या 1.25
0.75, देखो मतलब ऐसे याद रख सकते हो, एक्टिविटी 0.75 से 1.25, ये नॉर्मली एक्टिव की कंडीशन है। एक्टिविटी 0.75 से 1.25, 25 3 से 75, 25 5 से 125। अगर 0.75 से कम हुई तो इनएक्टिव हो जाएगी सॉइल, 1.25 से ज़्यादा हुई तो एक्टिव हो जाएगी सॉइल। एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन। तो हमने ये रीच कर लिया था कि मैक्स एक्टिविटी क्या है, 0.75 से कम है तो इनएक्टिव सॉइल, एक्टिविटी 1.25 से ज़्यादा है तो एक्टिव सॉइल यानी ब्लैक कॉटन सॉइल। इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों ही ज़्यादा होंगे। लोम सैंड प्लस सिल्ट प्लस के है वो देखेंगे बाद में। तो हमने अभी क्या कवर कर लिया, सेमी सॉलिड रीजन का यूज़ करके श्रिंकेज इंडेक्स निकाल लिया, प्लास्टिक रीजन का यूज़ करके प्लास्टिक सिटी इंडेक्स निकाल लिया, आईपी का यूज़ करके आईटी निकाल लिया और आईपी का यूज़ करके एक्टिविटी ऑफ सॉइल निकाल लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि प्लास्टिसिटी वाले रीजन को जब आपने तोड़ा नहीं था, डायरेक्टली देखा था, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी आई पी हो गया था। इस आई पी का यूज़ करके आई टी और एक्टिविटी निकल आया था। अब इस रीजन को अगर आप ब्रेक करोगे, डब्ल्यू पी डब्ल्यू एल और बीच में डब्ल्यू मान लोगे, तो जो ये डब्ल्यू एल वाला है इसका यूज़ करके कंसिस्टेंसी निकलती है। मतलब दो है, एक कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एक लिक्विडिटी। तो डब्ल्यू एल का यूज़ करके लिक्विडिटी नहीं निकलती है, कंसिस्टेंसी निकलती है। इसका मतलब डब्ल्यू पी का यूज़ करके लिक्विडिटी निकलेगी। अब आई सी में क्या होगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू, और आई एल में क्या होगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी न्यूमरेटर में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंसी में डब्ल्यू एल यूज़ करते हैं तो आई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई पी इंटू 100। लिक्विडिटी इंडेक्स में आई एल इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई आई पी इंटू 100। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स 100 के बराबर होता है। मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स देंगे तो लिक्विडिटी निकाल लेंगे, लिक्विडिटी देंगे तो कंसिस्टेंसी निकाल देंगे। कैसे होता है, आई सी प्लस आई एल इज इक्वल टू 100%। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू कट जाएगा, यानी डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी बचेगा। ये आई पी के बराबर होता है, आई पी बाई आई पी 1 यानी 100%। अब ये है कि आपने आई पी निकाल लिया और आई सी निकाल लिया, इससे पता क्या चला, आई पी निकाल लिया इससे ये पता चलेगा कि सॉइल प्लास्टिक है या नॉन प्लास्टिक है। कंसिस्टेंसी से ये पता चलेगा सॉइल सॉफ्ट है या हार्ड है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें बस ये याद रखना है कि आई पी वैल्यू 7 और 17, 7 से 17 इतना याद रखो। तो अगर आई पी वैल्यू 7 से 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक है तो चल जाएगा। 17 से जैसे ही ज़्यादा हुई तो हाईली प्लास्टिक, 7 से कम हुई तो लो प्लास्टिक। ठीक है, और आई पी 0 हो गया मतलब नॉन प्लास्टिक ही है। ठीक है, तो आई पी की वैल्यू हमने याद रख ली। आई पी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई पी हमने निकाल लिया। ठीक है, 7 से 17 बस याद रखना है। आई पी 7 से 17, 7 से 17 के लिए मीडियम प्लास्टिक होता है, 17 से जैसे ही ज़्यादा हुआ हाईली प्लास्टिक, और 7 से कम हुआ तो लो प्लास्टिक, और आई पी 0 है तब तो नॉन प्लास्टिक होगा ही। ठीक है, आई पी नेगेटिव नहीं हो सकता। आई एल हमेशा 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू एल से ज़्यादा होता है लिक्विड स्टेट। अच्छा, आई एल अगर 1 से ज़्यादा है तो आई एल होता क्या है हमारा, आई एल होता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी। तो मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट है हमारी सॉइल का वो डब्ल्यू पी से ज़्यादा है, डब्ल्यू डब्ल्यू एल से ज़्यादा है। आई एल नेगेटिव है तो डब्ल्यू डब्ल्यू पी से कम है यानी सेमी सॉलिड स्टेट। बेसिकली ये है कि आई एल की वैल्यू यूज़ करके हम सॉइल की कंडीशन बता सकते हैं, सॉइल किस स्टेट में। कंसिस्टेंसी जाननी है आपको, तो कंसिस्टेंसी जाननी है तो ये बीच की 3 आप याद रख लो। ठीक है, 25 की टेबल, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। दैट इज़ 25 से 50 के बीच में तो सॉफ्ट सॉइल है, 50 से 75 के बीच में मीडियम, और 75 से 100 के बीच में तो स्टिफ। ठीक है, 100 से ज़्यादा हुआ वेरी स्टिफ, 25 से कम हुआ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, तो 25 50 75 100, 25 की टेबल। तो कंसिस्टेंसी, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी का याद रखना है आईडी का, तो यहाँ पे 15 की टेबल आ जाएगी आपकी। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 नहीं है, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75 नहीं है, 85। ठीक है, इन तीनों को याद रख लो, लूज़ मीडियम डेंस और डेंस। 15 से कम फिर ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 15 से कम तो वेरी लूज़, 85 से ज़्यादा तो वेरी डेंस है। तो 15 की टेबल आईडी याद रखने के लिए 15 की टेबल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिसिटी खतरनाक है, यानी 17 पे खतरा, 7 से 17। आईपी के लिए बस 7 से 17 याद रखो कि 7 से 17 यानी नॉर्मल होता है, मीडियम प्लास्टिक होती है। इससे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि 17 से ज़्यादा तो हाईली प्लास्टिक, 7 से कम तो लो प्लास्टिक, और 0 है तब तो नॉन प्लास्टिक है ही। तो आईपी में 7 से 17 याद रखना है। कंसिस्टेंसी में 25 की टेबल, रिलेटिव डेंसिटी में 15 की टेबल, कंसिस्टेंसी में 25 की टेबल। तो 25 1 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, 4 ज़ा 100। सॉफ्ट मीडियम स्टिफ, कम है तो वेरी सॉफ्ट, ज़्यादा है तो वेरी।
एक्टिविटी में क्या याद रखना है, बस 0.75 से 1.25, ठीक है। ये नॉर्मल के लिए होता है, तो इससे कम तो इनएक्टिव, इससे ज़्यादा तो एक्टिव। यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टीज सॉइल की ख़त्म हो जाती है। तो परमिएबिलिटी पे आ जाते हैं। परमिएबिलिटी में हमको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ क्या कहता है, वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब वी क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मतलब सॉइल के अंदर अगर हम कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फ्लो तभी होगा, मतलब कितनी वेलोसिटी से फ्लो होगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है। जितना ज़्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी। अब किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि टोटल हेड कहाँ का ज़्यादा है, वो अभी देखते हैं। तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो k आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू आई, जहाँ v डिस्चार्ज वेलोसिटी है, k कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल है, i हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो सबसे पहले v की बात करते हैं। v डिस्चार्ज वेलोसिटी तो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन इसी का वेरिएंट क्या है, सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से पानी मूव करता है सॉइल में। वी एस इज इक्वल टू वी बाई एन, दैट इज डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पोरोसिटी गिवन है, इसका मतलब हमको क्या यूज़ करना है, सीपेज वेलोसिटी को, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अगली चीज़ होता है के इंटू आई। के का थोड़ा बड़ा है, डिस्कस करते हैं, आई पहले देख लेते हैं। अच्छा, तो वी एस इज इक्वल टू वी बाई एन था, और वी एस को इसके टर्म्स में लिखेंगे तो वी एस इज इक्वल टू के आई बाई एन। तो के बाई एन आपका के पी हो जाता है, यानी वी एस इज इक्वल टू के पी इंटू आई, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। के पी शायद कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन हो जाता है जहाँ तक मुझे लगता है, और के कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है। तो अब आई की बात कर लेते हैं। आई क्या होता है आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी आई इज इक्वल टू हेड लॉस पर यूनिट सीपेज लेंथ, एच बाई एल। अब ये हेड लॉस की बात कर लेते हैं। हेड लॉस क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो टोटल हेड लॉस होता है उसको आप सीपेज हेड कहते हो, या टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहते हो। 2 पॉइंट के बीच में जो टोटल हेड डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर इन 2 पीजोमीटर केप्ट एट दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है। पीजोमीटर गिव्स प्रेशर हेड, दैट इज पी बाई गामा डब्ल्यू ओनली। इसका मतलब क्या है कि सपोज सॉइल है, सॉइल में दो पॉइंट के बीच में आपको हेड लॉस निकालना है, तो टोटल हेड लॉस कितना होगा, आप इन दोनों पॉइंट पर क्या रखो, पीजोमीटर रख दो। फिर पीजोमीटर में जितना लेवल होगा, उन लेवल के बीच में जितना डिफरेंस होगा, वही उन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल हेड लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हेड लॉस पता चल गया। तो हेड लॉस बेसिकली क्या है, डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर इन 2 पीजोमीटर कैप्ट एट दोज 2 पॉइंट। पीजोमीटर से मिलता क्या है, प्रेशर हेड मिलता है, पी बाई गामा। एनीवे, अब क्वेश्चन ये है कि टोटल हेड क्या होता है। तो टोटल हेड होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड। सॉइल के केस में हम वेलोसिटी हेड को 0 ले लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम होती है। टोटल हेड की ज़रूरत क्या है, 2 पॉइंट के बीच में तभी फ्लो पॉसिबल है, तभी पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जब टोटल हेड अलग होगा। ये नहीं कि प्रेशर हेड कहीं का ज़्यादा है कहीं का कम है, उससे नहीं। टोटल हेड मतलब प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, जिस पॉइंट पे ज़्यादा होगा उस पॉइंट से वहाँ पर होगा जहाँ पे टोटल हेड कम है। मतलब टोटल हेड ज़्यादा से कम की ओर मूव करता है पानी, तो डायरेक्शन बताता है पानी के फ्लो का। तो ये समझ में आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का यूज़, आई का यूज़ करके हेड लॉस के टोटल हेड हो गया। नेक्स्ट अब क्या बचा, के बचा बस आपका। के होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। अच्छा, v इज इक्वल टू के आई है, तो q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज़ के आई ए। तो अब ये जो k है, सबसे पहले k की वैल्यूज़ देख लो आप। k की वैल्यू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है अगर हमारी सॉइल परमिएबल है। एग्जाम्पल ग्रेवर या फिर कोर्स सैंड, इसके थ्रू पानी आसानी से मूव करता है। k की वैल्यू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम होती है अगर हमारी इम्परमिएबल सॉइल है, जैसे कि स्टिफ क्ले। तो साइज़ जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे परमिएबिलिटी क्या हो रही है आपकी, घट रही है। ये इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा परमिएबल है। एनीवे, के पी इज इक्वल टू के पाई एन, ये हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, के की वैल्यूज़ पहले देख ली। अगली चीज़ देखते हैं के बारे में कि के का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब के किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो के इज इक्वल टू सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, विच इज़ इक्वल टू के नॉट इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। के नॉट क्या होता है, इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी है सॉइल की। इसको डार्सी वार्सी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। 1 डार्सी इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ 9.87 इंटू 10⁻13 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मैंने शायद अपने आप कर दिया है, ठीक है। ओके, तो ये डार्सी की वैल्यू हो गई इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी के लिए। इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी यानी सी डी 10 स्क्वायर ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। अब क्या है, सी आपका बताता है शेप कांस्टेंट को, D10 बताता है सॉइल के इफेक्टिव साइज को, ई बताता है क्या, ई लेना है सेम सॉइल का। व्हेन द सेम सॉइल इज अंडरगोइंग कंपैक्शन, तभी के लिए है ई।
तो ये हो गई सॉइल के बेसिस पे। जो गामा डब्ल्यू और म्यू है ये शायद वाटर के बेसिस पे है, गामा डब्ल्यू और म्यू। तो जो म्यू है, म्यू जो होता है लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड का जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है, लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी तो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो परमिएबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है इसका मतलब। पैराडॉक्स क्या है, सॉइल विथ लार्जेस्ट ई हैव मिनिमम के। वो सॉइल जिसमें वॉइड रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, यानी वॉइड सबसे ज़्यादा होते हैं, उनकी परमिएबिलिटी सबसे कम है। ये पैराडॉक्स है। के डिक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और इंट्रैपमेंट ऑफ एयर। के किसकी वजह से घट जाता है, अगर एयर इंट्रैप्ड है सॉइल के पोर्स के बीच में तो ऑब्वियसली वो रिस्ट्रिक्ट करेगी फ्लो को। प्लस अगर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रेजेंट है तो अगेन परमिएबिलिटी घट जाएगी सॉइल की। ठीक है, अच्छा तो ये के हो गया, के का एक ये फॉर्मूला हो गया। अब अगली चीज़ क्या है आपकी, अगली है फिर कि के को आप निकालोगे कैसे। तो परमिएबिलिटी को निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, परमियोमीटर नाम का इक्विपमेंट होता है। दो तरह की परमिएबिलिटी आप निकाल सकते हो, कांस्टेंट, अगर कोर्स ग्रेन की परमिएबिलिटी निकालनी है तो कांस्टेंट हेड टेस्ट, फाइन ग्रेन की परमिएबिलिटी निकालनी है तो वेरिएबल हेड टेस्ट। कोर्स ग्रेन के केस में I इज इक्वल टू H/L, दैट इज टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सैंपल। ठीक है, अब क्या होता है, Q होता है वॉल्यूम ऑफ, आपको ये पता है मतलब ये निकलता कैसे कांस्टेंट हेड टेस्ट में, Q इज इक्वल टू KIA होता है, तो यहाँ से आप K निकाल लो Q/IA करके। Q कैसे निकालेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड डिवाइडेड बाई टाइम, Q वॉल्यूम बाई टाइम होता है। और I कैसे निकलता है, हेड लॉस बाई सीपेज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपका K निकल आएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसके लिए वेरिएबल हेड टेस्ट। तो इसके केस में K की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 इंटू स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू L/T इंटू लॉग एट द बेस 10 ऑफ H1/H2, ये हो जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वेरिएबल हेड टेस्ट में भी आपको समझ में आ गया। अब अगली चीज़ क्या है, इफ़ द सेम टाइम टेकन फॉर ड्रॉप ऑफ हेड फ्रॉम H1 टू H2 एंड H2 टू H3, तो H1/H2 H2/H3 के बराबर होता है। मतलब अगर सेम समय में जो वाटर का लेवल है वो H1 से H2 में घटा, फिर H2 से H3 में घटा, ये सेम टाइम में हो रहा है, तो H1/H2 H2/H3 के बराबर होगा। अगली चीज़ क्या है कि आपने परमिएबिलिटी का फॉर्मूला देख लिया, परमिएबिलिटी निकालते कैसे हैं, टेस्ट देख लिया। अब परमिएबिलिटी कैलकुलेट करना, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन हो रहा है और फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन हो रहा है तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फ्लो अगर पैरेलल टू बेडिंग प्लेन हो रहा है मतलब दोनों साइड सेम हेड लॉस हो रहा है तो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3, लेकिन डिस्चार्ज ऊपर वाला स्ट्रेटा प्लस नीचे वाला स्ट्रेटा प्लस साइड वाला स्ट्रेटा तो जुड़ जाएगा डिस्चार्ज, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। KH का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्लो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन्स हो रहा है मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब सेम पानी ही तो चल रहा है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, लेकिन हर एक लेवल में हेड लॉस बढ़ता जा रहा है, तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। KV के केस में क्या था, KH के केस में था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 नीचे, KV के केस में यही चीज़ पलट के ऊपर आ जाएगी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करके। अब क्योंकि इसकी डायमेंशन को मैच करना है तो इसको डिवाइड भी हम पहले Z से ही करेंगे तभी तो ये कटेगा, तो इसलिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3, तो आपका ये भी आ गया। अब नॉर्मली क्या है, जब पैरेलल टू बेडिंग प्लेन होता है तो उसको KH बोलते हैं, जब परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन होता है तो उसको KV बोलते हैं। तो जनरली KH जो होता है सॉइल का वो KV से ज़्यादा होता है, तो KH और KV अगर दोनों गिवन हो तो हमारा सॉइल का K कितना होगा, तो सॉइल का K होगा K इज इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू KV। ये होता है आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए कि K इज इक्वल टू अंडर रूट KH इंटू KV। इसके अलावा K का एक फॉर्मूला D60 के भी टर्म्स में होता है, K इज इक्वल टू 100 इंटू D60 का स्क्वायर। अब यहाँ पर D60 को आप सेंटीमीटर में पुट करते हो तो K सेंटीमीटर पर सेकेंड में आता है, लेकिन इसको सिर्फ फिल्टर सैंड्स के केस में ही यूज़ कर सकते हो आप। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये है कि कांस्टेंट हेड टेस्ट को किसके लिए यूज़ करते हो, कोर्स ग्रेन सॉइल को, यानी परमिएबल सॉइल के लिए। वेरिएबल हेड टेस्ट को आप यूज़ करते हो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। कैपिलरी परमिएबिलिटी टेस्ट को आप यूज़ करते हो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, और कंसोलिडेशन टेस्ट को यूज़ करते हो स्टिफ क्ले के लिए। फिर क्ले के केस में फिर पंपिंग इन टेस्ट कहाँ पे किया जाता है, पंपिंग आउट टेस्ट कहाँ किया जाता है, तो पंपिंग इन टेस्ट किया जाता है रॉक्स के लिए और पंपिंग आउट टेस्ट किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अच्छा तो अब नेक्स्ट क्या है, इसको याद रखने का क्या तरीका है, कैपिलरी परमिएबिलिटी टेस्ट किसके केस में होगा, पार्शियली सैचुरेटेड के केस में। क्यों, कैपिलरी एक्शन होने के लिए थोड़ा पानी तो चाहिए ही, तो इसलिए पार्शियली सैचुरेटेड। कंसोलिडेशन क्ले में ही होता है तो उससे समझ में आ जाएगा, स्टिफ क्ले में
ठीक है। पंप आउट करना यानी पानी निकालना, इतना बड़ा काम तभी करोगे जब बड़ा प्रोजेक्ट हो, ठीक है। पंप इन, वरना अगर रॉक्स वॉक्स हैं तो उसमें थोड़ा सा पंप इन करके हो जाएगा।